हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की अपनी सीरीज में हम पार्लियामेंट तक पहुंच चुके थे। पार्लियामेंट के अभी इस चैप्टर को हमने अभी तक 4 पार्ट में करके देखा है। देखिए, ये चैप्टर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, और ये पूरी लक्ष्मीकांत के बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो इस वजह से मैं इसके छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हो रहे हैं उन सब में एक एक कॉन्सेप्ट करके डील कर रहा हूँ, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके और आपको भी कम से कम कंफ्यूजन रह सके, है ना। तो इस वजह से मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करके इस पूरे पार्लियामेंट के चैप्टर को डील कर रहा हूँ। और आज मैं 5वें पार्ट के बारे में बात करूंगा, और इस पार्ट में हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो भी पार्लियामेंट में फॉलो किए जाते हैं उस प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। आपको मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आपको ये लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट तो है ही। तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इतने पैसे पे करने के बाद नहीं मिलेगा। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पार्लियामेंट जो है उसमें दो हाउसेस होते हैं, है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों हाउसेस में जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो बहुत आइडेंटिकल है। यानी कि लोकसभा में जिस तरीके से किसी भी बिल को पास किया जाता है, सेम तरीके से राज्यसभा में भी उस बिल को पास किया जाता है। तो अलग अलग बिल्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किए जा सकते हैं। तो बिल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, और उनको उनके टाइप का जो बेस होता है वो अलग होता है। जैसे किसी भी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है, इसके आधार पे बिल दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, दूसरा होता है गवर्नमेंट बिल। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग प्राइवेट मेंबर बिल को ये समझ लेते हैं कि मिनिस्टर्स के अलावा अगर कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर करे तो फिर वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। तो मैं आपको वो सारे नुआंसेस को समझाऊंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, और जहाँ पे आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सुनने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो भी लिखा हुआ है ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको बाद में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बार ज़रूर लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ना चाहिए पूरा। इससे क्या होगा कि आपने जो यहाँ पे समझा है उसको जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। तो हम दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल, इन दोनों के बीच के डिस्टिंक्शन को समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इन दोनों बिल्स को इंट्रोड्यूस कौन करता है उसके बेस पे हम बात करें तो गवर्नमेंट बिल को कोई भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। ये किसी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंट्रोड्यूस करेगा। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल को कोई भी एमपी इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, चाहे वो अपोजिशन से हो, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट एमपी हो। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये एमपी मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट मेंबर बिल वो सारे बिल होंगे जिनको किसी एक ऐसे एमपी ने किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मिनिस्टर नहीं है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बिल जो होता है ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल उस इंडिविजुअल एमपी के ओपिनियन को हाईलाइट करता है, या फिर पब्लिक कंसर्न को हाईलाइट करता है जिस इंडिविजुअल एमपी ने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। फिर अगर हम सपोर्ट और रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गवर्नमेंट बिल को सरकार की पूरी बैकिंग मिलती है, पूरा पार्टी का सपोर्ट मिलता है। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बैकिंग और उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। अगर हम इस बिल के दोनों बिल के पास होने के चांसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गवर्नमेंट बिल के पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और प्राइवेट मेंबर बिल के पास होने के चांसेस बहुत लो होते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत ही ऐसे गिने चुने प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो कि लॉ बन पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल और लॉ का अंतर आप समझ रहे होंगे। बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति का एसेंट उसको मिल जाता है तो बिल लॉ बन जाता है। ठीक है। फिर अगर डिबेट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें
तो हमेशा गवर्नमेंट बिल को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल को केवल फ्राइडे को ही डिस्कस किया जा सकता है। अगर हम गवर्नमेंट बिल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपको जीएसटी बिल हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल में आप देखेंगे ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2014 है। इसको इनिशियली एज अ प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में ये एक गवर्नमेंट बिल के फॉर्म में पास हो गया। तो इस तरीके से हमने किसी भी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है इसके बेसिस पे बिल के दो टाइप देखे, एक प्राइवेट मेंबर बिल और एक गवर्नमेंट बिल। इन दोनों के बीच का हमने डिस्टिंक्शन भी देखा। अब देखिए, एक और बेसिस होता है जिसके आधार पे अलग अलग टाइप के बिल्स होते हैं, और ये बेसिस है कि किसी भी बिल को पास करने के लिए किस तरीके का प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के बेस पे बिल चार टाइप के होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल होता है, दूसरा मनी बिल होता है, तीसरा फाइनेंशियल बिल होता है, चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं। इन चारों को हम बहुत ही डिटेल में हमें डिस्कस करने वाले हैं। आप बस ध्यान से इस वीडियो को आराम से सुनते जाइए, और मैं जो बोल रहा हूँ बस आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग चारों टाइप के बिल्स के लिए एक सेपरेट प्रोसीजर को संविधान में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि इन चारों बिल्स को पास करने का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग होगा। तो हम इन्हीं चारों बिल्स के अलग अलग प्रोसीजर को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सवाल बनते हैं, और ये सवाल कितने ज़्यादा अमाउंट में पूछे जाते हैं ये आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में पता चलेगा, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे बिल्स को पास करने के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। देखिए, ऑर्डिनरी बिल्स को पास करने में 5 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होता है, फिर सेकंड रीडिंग होता है, फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग होता है, फिर उसके बाद बिल दूसरे हाउस में चला जाता है, और लास्ट में प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं। हम इन 5 स्टेजेस को अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रीडिंग के बारे में। देखिए, फर्स्ट रीडिंग में कुछ भी नहीं होता, केवल बिल का इंट्रोडक्शन होता है और बिल इंडिया के गैजेट में पब्लिश हो जाता है, बस। आप इसको फर्स्ट रीडिंग समझिए। फर्स्ट रीडिंग में कोई भी डिस्कशन नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनरी बिल को कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या नॉन मिनिस्टर हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने देखा फर्स्ट रीडिंग, जहां पे बिल का इंट्रोडक्शन हो गया और बिल का गैजेट में पब्लिकेशन हो गया। अब आती है सेकंड रीडिंग की बात। फर्स्ट रीडिंग के बाद जब सेकंड रीडिंग का स्टेज आता है, तो ये स्टेज दोस्तों किसी भी बिल के पास होने में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे बिल के सारे प्रोविजंस पे बहुत ही डिटेल्ड मैनर में उनकी स्क्रूटनी की जाती है। अब सेकंड रीडिंग में भी 3 सब स्टेजेस होते हैं, इनको हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सेकंड रीडिंग में हम देखते हैं स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। इसमें किसी भी बिल के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके क्या प्रोविजंस हैं, उसको जनरली डिस्कस किया जाता है। फिर जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो फिर उस बिल को कमिटीज़ के पास भेजा जाता है। इसको हम कमिटी स्टेज कहते हैं। अब इस बिल को या तो सेलेक्ट कमिटी या जॉइंट कमिटी के पास भेजा जाएगा। दोस्तों, सेलेक्ट कमिटी में एक ही हाउस के मेंबर होते हैं, वहीं जॉइंट कमिटी में दोनों हाउस के मेंबर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब सेलेक्ट कमिटी या जॉइंट कमिटी के पास बिल को भेजा जाता है, तो ये कमिटी उस बिल का बहुत ही डिटेल में क्लॉज बाय क्लॉज उसको एग्जामिन करती है। ये कमेटी चाहे तो उस बिल में कुछ अमेंडमेंट भी कर सकती है, लेकिन ये अमेंडमेंट जब भी करेगी तो ये इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी प्रिंसिपल्स इस बिल के हैं उन प्रिंसिपल्स को वो ऑल्टर ना करे। ये बात का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा सब स्टेज था, कमिटी स्टेज। अब कमिटी स्टेज के बाद कंसिडरेशन स्टेज आता है। इसमें हाउस के मेंबर्स क्या करते हैं, इस बिल पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि बिल का जो पूरा खाका है, जो पूरा शेप है, वो सेकंड रीडिंग में तैयार हो जाता है। फिर थर्ड रीडिंग आता है। इस थर्ड रीडिंग में उस बिल को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, इसी बात पे चर्चा होती है। और जैसे ही बिल एक्सेप्ट होता है, फिर उसके बाद वो दूसरे हाउस में पहुंच जाता है। यानी अगर लोकसभा में किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो लोकसभा में पहले फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सेकेंड रीडिंग होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी, और थर्ड रीडिंग में अगर उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर थर्ड रीडिंग के बाद ये बिल लोकसभा से सीधा फिर राज्यसभा में चली जाएगी। तो जब बिल सेकंड हाउस में जाती है तो सेकंड हाउस में भी इस बिल पे 3 रीडिंग्स होती है, जैसा कि अभी हमने देखा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ठीक। अब जब सेकंड हाउस में बिल गया, ये 3 रीडिंग्स हो गए, तो सेकंड हाउस के पास चार ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। या तो सेकंड हाउस उस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पास कर देंगे, या फिर सेकंड हाउस उस बिल को किसी अमेंडमेंट के साथ पास करेगा,
या फिर सेकंड हाउस उस बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देगा, या फिर सेकंड हाउस उस बिल पे कोई भी एक्शन ही नहीं लेगा। तो ये चार ऑल्टरनेटिव सेकंड हाउस के पास होते हैं। अब देखिए, अगर सेकंड हाउस ने बिल को पास कर दिया विदाउट अमेंडमेंट या विद अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट को फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। वो या तो बिल को अपना एसेंट दे दे, या उस बिल पे अपना एसेंट को विदहोल्ड कर ले, रोक के रखे। हम इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। या फिर उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दे, हम इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, चलिए। तो ये तीन ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास होते हैं। अब देखिए, अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए किसी बिल को भेजा, और फिर दोनों हाउसेस ने सेकेंड टाइम में भी उस बिल को पास करके दोबारा दोबारा से प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजा है, तो ऐसे स्थिति में प्रेसिडेंट को बिल पे एसेंट देना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों हाउसेस ने इसको दो बारी पास कर दिया। ये ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट पे, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सेकंड हाउस के कॉन्टेक्स्ट में चार ऑल्टरनेटिव्स बताए थे कि सेकंड हाउस जो है उसके पास चार ऑप्शंस होते हैं अगर फर्स्ट हाउस से कोई भी बिल उसके पास आता है। वो या तो बिना अमेंडमेंट के पास कर दे, या अमेंडमेंट के साथ पास करे, या उस बिल को रिजेक्ट कर दे, या उस बिल पे कोई भी एक्शन ना ले। तो लास्ट के जो तीन ऑप्शन है, जिसमें कि सेकंड हाउस किसी भी बिल को अमेंडमेंट के साथ पास करता है। अब मान लीजिए कि राज्यसभा सेकंड हाउस था, राज्यसभा ने किसी भी बिल को अमेंडमेंट को पास करके लोकसभा को दोबारा भेज, अब लोकसभा ने इस अमेंडमेंट को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा ने बोला कि आपने जो अमेंडमेंट किया है, हम उस अमेंडमेंट को नहीं मानते हैं। या फिर राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट ही कर दिया जो लोकसभा से इसके पास आया था। या फिर राज्यसभा ने 6 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो इन तीनों स्थितियों में जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इसको हम डेडलॉक का सिचुएशन कहते हैं। इसी को मैंने इस वाले बॉक्स में बताया है कि अगर फर्स्ट हाउस ने सेकंड हाउस द्वारा जो भी अमेंडमेंट्स के सजेशन दिए गए हैं, उस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया, या फिर सेकंड हाउस ने उस बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, या फिर सेकंड हाउस ने किसी भी बिल पे 6 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो इन तीनों स्थितियों में ऐसा माना जाता है कि एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है, और इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को समन कर सकता है। इस ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर एक साथ आके बैठते हैं, और इस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करने का जो पावर होता है वो लोकसभा स्पीकर के पास होता है। आप घबराइए नहीं, मैं ज्वाइंट सेटिंग के बारे में इसी लेक्चर में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं लास्ट में। अभी हम बस देख लेते हैं कि किस तरीके से ऑर्डिनरी बिल पास हो रहा है। तो ये देखो दोस्तों, हमने देखा कि ऑर्डिनरी बिल पास होता है कैसे। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग होती है, फिर थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग के बाद ये सेकेंड हाउस में चला जाता है, फिर सेकेंड हाउस में भी ये तीनों रीडिंग्स होती है, और इसके बाद फिर लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट ने अगर इस बिल को पास कर दिया तो ये एक्ट बन जाता है। प्रेसिडेंट ने अगर अपना एसेंट विद होल्ड कर लिया तो बिल यहीं पे खत्म हो जाता है। और प्रेसिडेंट ने अगर रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दिया है, और दोबारा दोनों हाउसेस ने इस बिल को पास कर दिया, तो ऐसे स्थिति में दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास ये बिल आता है तो उसको फिर अपना एसेंट देना पड़ता है। तो ये दोस्तों हमने ऑर्डिनरी बिल के पास होने का प्रोसीजर देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं मनी बिल के बारे में, कि मनी बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनी बिल क्या होता है। इसका डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। इसमें उन सारे मैटर्स को लिखा गया है जो मैटर्स किसी बिल में अगर होगा तो फिर लोकसभा स्पीकर उसको मनी बिल डिक्लेयर कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कि मनी बिल डिक्लेयर करने के लिए जो कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके अलावा भी आप चाहें तो लक्ष्मीकांत की बुक खोल के कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं मनी बिल होने के लिए, उसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर किसी भी टैक्स को इम्पोज करना हो, किसी टैक्स को एबॉलिश करना हो, किसी टैक्स का रिमिशन करना हो, तो अगर इन सारे कामों से रिलेटेड कोई भी बिल आता है तो उसको मनी बिल डिक्लेयर किया जा सकता है। फिर अगर यूनियन माफ कीजिएगा, अगर यूनियन गवर्नमेंट को मनी बोरो करना है तो उसको रेगुलेट करने से रिलेटेड कोई भी बिल आएगा, उसको मनी बिल घोषित किया जा सकता है। फिर माफ कीजिएगा, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अगर
पैसा निकालना हो तो उसको मनी बिल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं जिनको आधार बना के जो लोकसभा स्पीकर है वो किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 110 में मनी बिल का डेफिनेशन है, उन मैटर्स को दिया गया है जो मैटर्स मनी बिल के लिए एलिजिबल बनाते हैं किसी भी बिल को। फिर अगर कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात पे सवाल उठता है। तो इस सवाल पे जो डिसीजन देने का काम होता है वो लोकसभा स्पीकर का होता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। और लोकसभा के इस डिसीजन को ना तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन किया जा सकता है, ना ही पार्लियामेंट के किसी हाउस में क्वेश्चन किया जा सकता है, ना ही प्रेसिडेंट इस डिसीजन को क्वेश्चन कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मनी बिल था। मनी बिल को पास होने का क्या प्रोसीजर है, आइए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि मनी बिल को केवल और केवल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई प्राइवेट मेंबर मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मनी बिल्स होते हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट बिल्स होते हैं। अब मैंने गवर्नमेंट बिल शुरुआत में ही आपको बताया कि अगर कोई मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं। तो सारे के सारे मनी बिल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं। फिर जब लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया और जब राज्यसभा के पास ये मनी बिल पहुंचता है तो राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होता है। कैसे, इस बात को समझते हैं। देखिए, राज्यसभा ना तो मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ना ही मनी बिल को अमेंड कर सकती है। हाँ, राज्यसभा 14 दिन के भीतर मनी बिल को रिटर्न जब लोकसभा को करेगी तो वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है कि हम ये आपको सुझाव दे रहे हैं, अगर आप इन सुझावों को इस बिल में इंक्लूड करना चाहें तो फिर ये आपकी मर्जी है। लोकसभा इन रिकमेंडेशंस को माने या ना माने ये पूरी तरह से लोकसभा का डिस्क्रिशन है, लोकसभा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा राज्यसभा की बहुत लिमिटेड पावर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर राज्यसभा ने इन 14 दिन के भीतर लोकसभा को बिल रिटर्न नहीं किया तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर लोकसभा को बिल रिटर्न नहीं किया तो भी मनी बिल को पास मान लिया जाता है दोनों हाउसेस से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर जब दोनों हाउसेस से मनी बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस बिल पे या तो अपना एसेंट देगा या उस अपना एसेंट को विदहोल्ड करके रखेगा। वो मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि मोस्ट केसेस में प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे ही देता है मनी बिल को, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस वजह से प्रेसिडेंट नॉर्मली अपना एसेंट मनी बिल को दे देता है। तो ये दोस्तों मनी बिल था। अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल बिल के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल बिल ऐसे बिल्स होते हैं जिसमें कि, और हाँ एक बात और, अगर आपको मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच का डिस्टिंक्शन अच्छे से समझना है तो आप अपने लक्ष्मीकांत की किताब खोलेंगे, वहां पे आपको एक चार्ट मिलेगा ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल का। उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप जाएंगे और लक्ष्मीकांत के उस चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस डाउट को किसी न किसी वीडियो में जरूर उसको रिजॉल्व करूंगा। तो अब हम दोस्तों बात करने वाले थे फाइनेंशियल बिल के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल बिल्स ऐसे बिल्स होते हैं जो कि फिजिकल मैटर से डील करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फाइनेंशियल बिल को एक बहुत ही टेक्निकल सेंस में यूज किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फाइनेंशियल बिल्स के 3 टाइप बताए। एक होता है मनी बिल, जिसके बारे में अभी हमने बात की। दूसरा होता है फाइनेंशियल बिल्स 1 और तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल्स 2। जहाँ फाइनेंशियल बिल्स 1 जो है वो आर्टिकल 117(1) में है, वहीं फाइनेंशियल बिल्स 2 जो है वो आर्टिकल 117(3) में है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल बिल के 3 टाइप होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। अब यहाँ पे मनी बिल की भी चर्चा है। तो इसका क्या मतलब है, जितने भी मनी बिल्स होते हैं वो तो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल्स नहीं होते। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ये स्टेटमेंट देके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अब हम एक एक करके फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 को देखेंगे, क्योंकि मनी बिल को अभी हमने बहुत डिटेल में देख लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल 1 की। देखिए, फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो मनी बिल से काफी मामलों में सिमिलर है। जैसे फाइनेंशियल बिल 1 को भी केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल 1 के लिए भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। लेकिन ये कुछ मामलों में अलग भी है, जहां मनी बिल को पास करने का एक स्पेशल प्रोसीजर है
वहीं फाइनेंशियल बिल को पास एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही किया जा सकता है। मनी बिल में जहां ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है, वहीं फाइनेंशियल बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। अब देखिए, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजन नहीं होने के पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जब भी डेडलॉक लगता है तो ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है, लेकिन मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा ने अगर 14 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं भी लिया तो भी राज्यसभा से वो पास माना जाता है, तो ना कोई डेडलॉक लगता है, ना ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये आप लॉजिक को ध्यान से याद रखेंगे। तो ये दोस्तों फाइनेंशियल बिल्स 1 था। इसके बारे में हमने देखा कि इसको केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। इसको एक ऑर्डिनरी बिल की तरह पास किया जाता है, फिर इसको ज्वाइंट सिटिंग में भी रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल्स 2 के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल बिल 2 में ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड होते हैं। यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो फाइनेंशियल बिल 2 में आता है। अब देखिए, इसको एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, चाहे वो उसको पास करने का प्रोसीजर हो, चाहे वो बिल्स का इंट्रोडक्शन हो, सारे रेस्पेक्ट में ये ऑर्डिनरी बिल की तरह समान होता है। लेकिन एक स्पेशल केस है जो इसको ऑर्डिनरी बिल से अलग बनाता है। देखिए, फाइनेंशियल बिल 1 को इंट्रोड्यूस करने के समय प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत थी। इस बिल को प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत तो है, लेकिन इंट्रोडक्शन के टाइम पे नहीं। नॉट रिक्वायर्ड एट इंट्रोडक्शन स्टेज बट एट कंसिडरेशन स्टेज। कहने का मतलब, मान लीजिए कि अगर कोई भी ऐसा बिल है जिस बिल में इस बात की चर्चा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसे निकाले जाएंगे, है ना, तो उस बिल में चूंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर का प्रोविजन है, तो इस ऐसे स्थिति में जब भी उस बिल पे वोटिंग होगी तो उस बिल पे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। जब भी उस बिल पे चर्चा होगी तो उस वहां पे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल बिल 2 को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी उस बिल पे कोई भी कंसिडरेशन होगा या उस बिल पे वोटिंग होगी, वहां पे प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और फाइनेंशियल बिल 2, चूंकि ये सारे रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी बिल के समान है, तो जहां ऑर्डिनरी बिल में भी ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन हम देखते हैं कि यूज होता है, वहीं फाइनेंशियल बिल में भी ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये दोस्तों अलग अलग बिल्स के पास होने का प्रोसीजर हमने देखा। अब हमने ऑर्डिनरी बिल्स हो या फिर फाइनेंशियल बिल 1 हो या फिर फाइनेंशियल बिल 2 हो, इन तीनों केसेस में हमने देखा कि ज्वाइंट सेटिंग अवेलेबल होता है। तो आखिर ये ज्वाइंट सेटिंग है क्या? ज्वाइंट सेटिंग के कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? आइए हम जरा ज्वाइंट सेटिंग के बारे में बात करें। दोस्तों, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेज जो है, ये डेडलॉक के सिचुएशन में यूज किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिनको डेडलॉक माना जाए? ऐसे सिचुएशन टोटल 3 है। देखिए, अगर दूसरे हाउस ने किसी बिल को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर दूसरे हाउस ने कुछ अमेंडमेंट किया हो लेकिन पहला हाउस उस अमेंडमेंट से डिसएग्री करता हो, या फिर दूसरे हाउस ने 6 महीने तक कोई भी एक्शन ही नहीं लिया हो उस बिल पे जिस बिल को पहले हाउस ने उसको भेजा है। इसको एग्जाम्पल से आप समझिए कि कोई भी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, सॉरी राज्यसभा, मान लीजिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, राज्यसभा ने लोकसभा को पास करके ये बिल भेज दिया। अब लोकसभा ने या तो इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, या फिर लोकसभा ने कुछ अमेंडमेंट किया है इस बिल में और इस अमेंडमेंट के साथ राज्यसभा को वापस भेजा, लेकिन राज्यसभा इस अमेंडमेंट से डिसअग्री करता है। या फिर लोकसभा ने क्या किया, 6 महीने तक कोई भी एक्शन ही नहीं लिया। तो इन तीनों केसेस में ऐसा माना जाता है कि एक डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेटिंग को समन करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर जो ज्वाइंट सेटिंग है वो ओनली ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स के केसेस में एप्लीकेबल होता है, मनी बिल्स के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। ये हमने अभी कई बार चर्चा कर ली। तो ये था दोस्तों ज्वाइंट सेटिंग। अब ज्वाइंट सेटिंग के बारे में कुछ और भी बातें हैं जो अभी हम जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। देखिए, ज्वाइंट सेटिंग को प्रिजाइड करने का जो काम होता है, सॉरी जो पावर होता है, वो लोकसभा स्पीकर के पास होता है। अगर स्पीकर अब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर उस ज्वाइंट सेटिंग को प्रिजाइड करेगा। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी अब्सेंट है
तो फिर राज्यसभा का जो डेप्यूटी, देन यहाँ पे माफ कीजिएगा, डेप्यूटी चेयरमैन होना चाहिए। तो राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो फिर उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करता है, और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी अब्सेंट है तो फिर उन ज्वाइंट सिटिंग के सदस्यों में से ही किसी एक को प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुन लिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि चेयरमैन, राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड क्यों नहीं करता? क्योंकि दोस्तों देखिए, चाहे वो लोकसभा स्पीकर हो, चाहे वो डेप्यूटी स्पीकर हो, चाहे वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो, ये तीनों ही लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं। वहीं जो चेयरमैन होता है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। तो अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर ही नहीं हैं तो उसकी ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कैसे कर सकते हैं? तो उसके पीछे का रीजन ये है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। फिर हम देखते हैं ज्वाइंट सिटिंग के लिए भी कोरम जो है वो 10% है, टोटल मेंबरशिप का 10%। यानी ज्वाइंट सिटिंग में मान लीजिए कि अभी लोकसभा में 543 मेंबर है, इसमें प्लस कर दीजिए आप 245, तो इनको प्लस करके इनका जो 10% आएगा, इतने मिनिमम मेंबर होने चाहिए तभी ज्वाइंट सिटिंग की कोई भी मीटिंग हो पाएगी। फिर बहुत कम ऐसे बिल्स हैं जो कि ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा पास किए गए हैं, उनमें से कुछ एक के नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 है, फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 है। तो ये 2-3 आप नाम याद रखेंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस के बारे में बात की, फिर हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में होता है उसके बारे में हमने बात की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। तो इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे पीडीएफ, मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं उसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। हालांकि जो पार्लियामेंट चैप्टर है इसका पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगा जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अलग अलग पार्ट्स का मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा, इसको मैं एक साथ पार्लियामेंट के नाम से उस पीडीएफ को डाल दूंगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको पूरे एक ही पीडीएफ में पूरा का पूरा पार्लियामेंट चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये राहुल शर्मा एजुकेशन मेरा चैनल है। और फिर आप मेरे इस सारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे बहुत ही जल्दी एक और मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।